हेलो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारा आपको पता है प्रीवियस क्लास तक जो टॉपिक चल रहा है वो है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, 12th क्लास का हम कॉन्टिन्यूटी का जो टॉपिक है वो इस वक्त सीख रहे हैं। अभी तक मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में जितना भी सिखाया, ठीक है, चाहे केस 1, टाइप 1, टाइप 2, तीन टाइप में मैंने अभी तक आपको कॉन्टिन्यूटी सिखाई है, राइट। एक टाइप जिसमें कंडीशन इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होती है, एक मॉडुलस फंक्शन, एक जब कंडीशन नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर चेकिंग वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन सारे मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में करवा दिए, ठीक है। बट अब बेटा क्या जरूरी है कि आज की इस वीडियो क्लास में मेरा जो फोकस है वो कॉन्टिन्यूटी के 1 मार्कर क्वेश्चंस पर है। मींस मैंने अभी तक आपको जितना कॉन्टिन्यूटी में सिखाया उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो या तो 2 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा। मैंने 4 नंबर या 2 नंबर के हिसाब से आपको चीजें अभी तक सिखाई। बट आज इस वीडियो के थ्रू मेरा जो बेटा फोकस है वो है आपका 1 मार्कर क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूटी में आ सकते हैं, ठीक है। अब इन 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए, अब देखो कहने की बात है बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन, बट लाइटली मत लेना कि अच्छा 1 मार्क्स वाले तो इजी होते हैं। नहीं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होते हैं। मुश्किल नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि 1 मार्कर क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जिसके लिए आपके बेसिक्स थोड़े से अच्छे होने जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास की आज हम शुरुआत करते हैं। आज अच्छा, अब इन 1 मार्कर क्वेश्चंस को करने के लिए क्वेश्चन से ज्यादा आपको उसके बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कि जो उसके छोटे छोटे बेसिक्स हैं तो वो मैं आज बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान दूंगा। अगर आप उन बेसिक्स को सीखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स 1 मार्कर वाली आप अपने आप कर लेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जरा बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज मुझे जो सिखाना है उसके लिए आप देखिए बेटा, सबसे पहले जो मैंने हेडिंग इस वक्त डाली हुई है इसको देखिए क्या हेडिंग है, और इसको हेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम ऑफ द कॉमन फंक्शंस, ठीक है। क्या मतलब कॉमन फंक्शन? अभी तक जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो कॉन्टिन्यूटी चेक की वो कॉमन फंक्शंस नहीं थे, वो उसने हमें दिया, हमने उसकी प्रॉपर चेकिंग की। बट कुछ फंक्शंस इतने कॉमन हैं जिनके लिए मुझे ये कहना है कि इनके लिए एक प्रॉपर चेकिंग की जरूरत नहीं है। कोई LHL RHL ये सब कुछ चक्कर ही नहीं है, राइट। ऐसे कॉमन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस हैं या किस पॉइंट पर वो डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, ये आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस कि हम कैलकुलेट करें, ठीक है। जैसे डोंट कंफ्यूज कॉमन फंक्शन। जैसे मैं आपको एक छोटा सा कॉमन फंक्शन देता हूं, fx इक्वल टू sin x, दिस इज ए कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो sin x, cos x, tan x ये कॉमन फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। और ऐसे भी और भी कई कॉमन फंक्शंस होंगे। तो मेरा आपसे बेटा ये कहना है कि ऐसे कॉमन फंक्शंस कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या इसका उल्टा कह लीजिए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस कि हम उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तभी हम उन 1 मार्कर क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि उस 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए कोई डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं करना है आपने। आप समझ रहे मेरी बात, राइट। तो ऐसे कौन से कॉमन फंक्शंस हैं और उन कॉमन फंक्शंस की क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है या क्या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो हमें बेटा सीखना है। बट फिलहाल आप इस हेडिंग को डाल लीजिए और अब हम इसके नीचे जो है वो प्रोसेस शुरू करते हैं, और कोशिश होगी कि साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ क्लियर करूंगा। बट पहले आप इस हेडिंग को डाल लीजिए, ठीक है। आई होप ये हेडिंग आपने डाल ली है। अब इस हेडिंग को डालने के बाद
मैं बेटा एक टेबल बनवा रहा हूं, उस टेबल को एक बारी आप देखिए। तो एक तरफ लिखिए फंक्शन, और सपोज मैंने फंक्शन को क्या नाम दे दिया बेटा, एफ एक्स, राइट, क्लियर है। अब इसमें हम बेटा क्या लिखेंगे, इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। मैं वो इंटरवल बताऊंगा जिसमें जो फंक्शन है ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ बेटा टेबल हो गई, एक तरफ ये लिख लीजिए, एक तरफ ये लिख लीजिए, राइट। बेशक आप बीच में इसका एक पार्टीशन करना चाहें तो पार्टीशन कर दीजिए, ठीक है। अब नंबर वन कांस्टेंट फंक्शन, मैं बात करता हूं कांस्टेंट फंक्शन मींस एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, सी। सी मींस कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कई बार हम देखो बहुत छोटे छोटे बेसिक्स है बेटा 8-9 क्लास के, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं एफ एक्स इक्वल टू 3 तो माइंड में आता है क्या फंक्शन है, यस दिस इज ऑल्सो फंक्शन, बट इस तरह का फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, एफ एक्स इक्वल टू 3 का ग्राफ, ठीक है। एफ एक्स का मतलब बेटा क्या होता है, वाई, एफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ। 9th क्लास से आप सीख रहे हैं कि वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनना है, 9th 10th 11th 12th में अब आप आ गए हैं, ठीक है। 0 वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ बनना है बेटा 1 2 3, y इक्वल टू 3 पर जाकर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ जी क्लियर है। ये किसका ग्राफ है बेटा, y इक्वल टू 3 का। तो y इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू 3 पर गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, राइट। अब आप देखो ये जो ग्राफ है ये उधर चल जाता जा रहा है, इस साइड जाता जा रहा है, क्या कहीं ब्रेक होगा, सोचिए। ये लाइन आगे जाती जा रही है टिल इंफिनिटी, ये लाइन इधर जाती जा रही है टिल इंफिनिटी, टिल माइनस इंफिनिटी, इस साइड, उस साइड टिल प्लस इंफिनिटी। और मैं पूछूं ये कहीं ब्रेक होगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है, एक कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, कभी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता, किसी भी पॉइंट पर वो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, राइट। तो मैं एक कांस्टेंट फंक्शन के बारे में क्या कमेंट करूंगा कि उसका इंटरवल इन विच द एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, मुझे वो बाउंड्री बतानी है जिस पर ये कॉन्टिन्यूस है। तो कौन सी बाउंड्री पे बेटा कॉन्टिन्यूस है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक पूरी बाउंड्री पर ये कॉन्टिन्यूस है, कभी किसी पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं। ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और आपको पता है कि बेटा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी बेसिकली होता क्या है, मैं समझाने के लिए बस आपको लिखा, बट आप बेसिकली इसकी जगह इंस्टेड ऑफ दिस कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आप लिखो, आप क्या लिख दोगे, कैपिटल आर। कैपिटल आर स्टैंड फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। यानी कि बेटा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, अभी तो मैंने 3 का ग्राफ बनाया है, आप 5 का बना लो, आप 7 का बना लो, 8 का बना लो, कोई भी ग्राफ बना लो, -5 का बना लो। -5 बेटा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे, मान लो ये -5 है, ठीक है, तो ये चलता जाएगा। तो यानी कि -5 पर भी मतलब ये जो ग्राफ है ये कभी किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होगा, तो ये भी क्या है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो एक कांस्टेंट फंक्शन के बारे में मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं आपसे बोलूं इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताइए, तो इसमें एक नहीं बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हैं। अब बहुत सारे को मैं क्या लिख दूंगा, आर, मतलब ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर पे कोई कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका अगर मैं पूछूं आपसे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताइए, निल, कोई भी नहीं भाई, रियल नंबर के अलावा कुछ बचा ही नहीं ना। हम आयोटा की बात तो नहीं करेंगे ना, सारे रियल फंक्शंस है, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज
कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, राइट। नॉलेज को माइंड में रखिए, 1 मार्कर क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे, इन चीजों को बस आपको सीखना है, ठीक है। तो पहला कॉमन फंक्शन मैंने क्या लिया, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। नंबर सेकंड पे लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं छोटी छोटी चीजें पता नहीं होती है, भूल गए होते हैं। 7th क्लास से पॉलिनोमियल वर्ड आ रहा है, पर अभी भी पॉलिनोमियल एग्जैक्टली आपको नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो है बेटा ध्यान दो, एक पॉलिनोमियल में जो डिग्री है, जो पावर है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती और कभी फ्रैक्शन में नहीं होती। पावर बेटा नेगेटिव नहीं होती और पावर फ्रैक्शन में नहीं होती। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। आप कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा था। बेटा जिस ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, अब मैं ये हटा देता हूं 3x प्लस 5, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्यूब आ गया तो दिस इज अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल, डिग्री 3 हो गई, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल में बस ये ध्यान रखना कि बेटा उसकी जो डिग्री है, पावर जो है, कहीं पर भी नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन ना हो। अब मैं जरा सा ये लिख दूं fx इक्वल टू 3 रूट एक्स प्लस 7, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर रूट एक्स का मतलब पावर क्या हो गई, हाफ हो गई, पावर हाफ हो गई। तो जो पावर हाफ वाला है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ में? तो कहता है कि अगर वो फंक्शन पॉलिनोमियल है, राइट, तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, अगेन आर, सारे रियल नंबर पे, रियल नंबर समझ गए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होते। ये क्लियर है? क्योंकि इंफिनिटी अपने आप में कोई नंबर है ही नहीं बेसिकली, तो राउंड ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल। तो बॉटम लाइन क्या निकल कर आई कि अगर कोई भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, राइट, तो वो हमेशा ही क्या होगा, वो पूरे आर पर, पूरे रियल नंबर पे हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि उसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है। वहां पे लैंग्वेज पे देख लेना बड़े आराम से कि वो आपसे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मांग रहा है या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मांग रहा है। अगर वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन देकर पूछता है कि बताइए इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, तो आप बोलेंगे देयर आर सो मेनी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मींस ऑल रियल नंबर इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। बट अगर उसका क्वेश्चन बोलता है कि बताइए पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी बोलेंगे निल, इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, राइट। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, ये जो मैं दे रहा हूं ये क्या दे रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी के इंटरवल्स या पॉइंट्स जो भी कह लीजिए, ये कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है, डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर वो डिसकॉन्टिन्यूटी मांगे तो उसी हिसाब से चीजों को बदल लेना है, ठीक है भाई। अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता होगा तो बाय डिफॉल्ट एक तरह से कह सकते हैं आपको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी पता होगा, ठीक है, राइट। नाउ नंबर 3, मॉडुलस के अंदर x माइनस कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, माइनस हो प्लस हो, बट कोई भी मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, राइट। अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी इस तरह का पॉलिनोमियल, अगर ये भी अंदर देख रहे हैं तो मॉडुलस के अंदर पॉलिनोमियल है, तो ये भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। इसका भी जो ग्राफ होगा वो हमेशा बेटा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अगर वो आपको कोई साथ में और कुछ कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहा
ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मॉडुलस फंक्शन, जो मैंने एक मॉडुलस फंक्शन की पूरी टाइप करवाई है उसमें कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व होती है साथ में। जब कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व होती है तब तो फिर हमें प्रॉपर चेकिंग करनी होती है, LHL RHL वो सब। बट अगर हमें कुछ और नहीं दे रहा, बस एक मॉडुलस फंक्शन दे रहा है, किसी तरह की और कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं दे रहा, राइट, सिर्फ एक मॉडुलस फंक्शन आप देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसका भी पॉइंट ऑफ जो कॉन्टिन्यूटी है वो क्या होगा, ऑल इंटरवल्स यानी कि ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर्स पे वो कॉन्टिन्यूअस है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। बट मैंने बात कर रहा हूं अगर प्योरली एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, राइट, और वो भी आपको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया, फ्रैक्शन वगैरह की फॉर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, एक सिर्फ एक पॉलिनोमियल की फॉर्म की बात कर रहा हूं मॉडुलस के अंदर, उस सिचुएशन में, राइट। बाकी जो मैंने आपको टाइप 2 करवाई थी मॉडुलस फंक्शन, उसमें तो बेटा कंडीशंस वगैरह भी होती थी, तो उस अगर बहुत सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हैं तब आपको प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ी, उस वक्त आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इस सिचुएशन में आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। नंबर 4, x टू द पावर -n, ठीक है। आपको पता है x की पावर -n वाला कोई भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बोला था कि नेगेटिव पावर है तो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, राइट। तो अगर x की पावर बेटा -n है, ठीक है, नेगेटिव पावर है अगर उसकी, ठीक है, इस वक्त n कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, माइनस, मैं सिर्फ n की बात कर रहा हूं, n कोई भी अगर एक नेचुरल नंबर है, राइट, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इसकी जो इंटरवल है, ठीक है, वो क्या होगा, आर सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों एक्सेप्ट 0, क्यों, क्योंकि देखो बेटा पावर -1 होने का मतलब, अगर पावर नेगेटिव में है, मान लीजिए, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, अब आप सोचो fx इक्वल टू x की पावर -2 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब जानते हैं, x की पावर -2 का मतलब 1/x², नेगेटिव पावर नीचे लाके पॉजिटिव कर दिया। अब आप जरा सोचो, इसमें आप x को बेटा कुछ भी डाल दो, ठीक है, आपको पता है fx की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, x कुछ भी डालोगे fx की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वो प्लॉट हो जाएगा। पर एक वैल्यू ऐसी है, और वो आपको दिख गया होगा, वो तो मैंने लिख भी दिया, कि अगर आप 0 डालोगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी कि अगर x की कोई नेगेटिव पावर आप देखते हैं किसी फंक्शंस में, ठीक है, तो इसका मतलब कि सिर्फ 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे रियल नंबर में ऑल एक्सेप्ट 0, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, पर ये क्या है, इसका जो इंटरवल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस होगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और 0 को एक्सेप्ट क्यों किया, समझ आ गया आपको, क्योंकि अगर 0 डालूंगा तो एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। अब दो बातें हैं, अगर उसने आपसे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूछा तो आप ये बताएंगे सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, माइनस का मतलब एक्सेप्ट 0। बट अगर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा तो आप बताएंगे 0, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो वहां पे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ लेना कि आपसे कॉन्टिन्यूटी पे पूछा जा रहा है या डिसकॉन्टिन्यूटी पे, वो घुमा देगा, वरना माना आपने रटा ही है और उसने मान में डिसकॉन्टिन्यूटी लिया तो जल्दबाजी में कहीं गड़बड़ ना हो जाए बेटा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ लेना। तो आई होप इसका रीजन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप बेटा इसी टेबल को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। हेडिंग तो आपने ऑलरेडी डाली हुई है, इसलिए अभी तक हम 4 पॉइंट्स को चेक कर चुके हैं। नंबर 5, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, मैं इतने हिस्से में, मतलब आप टेबल को कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। मैं यहां पर फंक्शन बताऊंगा और वहां पे मैंने आपको इंटरवल बताऊंगा कि किस पर ये कॉन्टिन्यूअस है, वो बताता रहूंगा। बट हर चीज मुझे थोड़ा सिखानी है तो मैं अपने लिए स्पेस ले रहा हूं, ठीक है। और आपको अगर
अपने समझने के लिए कुछ नोट करना है, आप कहीं साइड में नोट करते रहना, क्योंकि आपके पास रजिस्टर है, आप कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड ये व्हाइट बोर्ड है, तो आप मेरे को तो इसी में सारा काम करना है, ठीक है। तो आप जरा इसी टेबल में, मतलब आप ये लगा के चलिए कि अभी 5वां पॉइंट चल रहा है, करीब 9 से 10 पॉइंट्स बेटा भी आएंगे इस टेबल में, ठीक है। तो ये टेबल अभी कंटिन्यू होगी, बट हर कुछ पॉइंट्स को सिखाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे बताता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं दो फंक्शंस की बात करता हूं, एक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। 11th क्लास में साइन एक्स का ग्राफ होता था, और बात 11th की नहीं है, मैंने भी बीच बीच में कई बार आपको साइन एक्स का ग्राफ सिखाया है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे एओडी हो, राइट, इनफैक्ट इनवर्स ट्रिक हो, कई बार मैंने साइन एक्स की ग्राफ बताया है। अब याद कीजिए साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलता है। साइन का ग्राफ बेटा 0 पे 0 होता है, साइन 90 1 होता है, फिर 0, साइन 0 0, 90 मतलब π/2 पर 1, 180 पर 0, फिर ये नीचे चला जाता है, राइट, 270 पर, हाँ बेटा कितना, 3π/2, 3π/2 कितना होता है 270 पर, क्या होता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन 1 होती है, लीस्ट पोजीशन -1 होती है, और 360 पर वो 0 हो जाता है, 360 इज व्हाट 2π, राइट। अब मैं कहूं कि क्या साइन का ग्राफ इतना है, नहीं बेटा, क्योंकि x जो है वो एंगल तो अनलिमिटेड है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं 0 से 2π, 0 से 360, देन इतना ग्राफ है। बट अगर मैं कोई कंडीशन नहीं देता, मैं सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देता हूं, अगर मैं कंडीशन दूं कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2π, उसका ग्राफ ये रहा, अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं। बट अगर बेटा मैं कोई कंडीशन ही नहीं लगा रहा, इसका मतलब कि इसका ग्राफ बैक साइड में भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा, राइट। तो ये जैसे वेव होती है ना, ये जिगजैग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये बेटा आगे भी जाता जा रहा है और ये बैक साइड में भी जाता जा रहा है, राइट। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा ये कहीं ब्रेक होगा, तो सोचिए जो ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न पर अगर हम चलें तो बैक साइड में भी ये वेव चलती रहेगी, कहीं नहीं टूटेगी, आगे भी ये वेव चलती रहेगी, कहीं नहीं टूटेगी, राइट। यानी कि जो साइन एक्स जो है वो हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये मैं पूछूं भाई इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताइए, तो एक नहीं बहुत सारे हैं। अब जब बहुत सारे हैं तो उसे इंटरवल फॉर्म में दिया जाता है, तो आंसर इसका भी क्या होगा, आर। तो साइन एक्स फंक्शन का अगर मैं इंटरवल पूछूं कि किस इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस है, तो मैं बोलूंगा सारे रियल नंबर पे वो कॉन्टिन्यूस है। कभी भी साइन एक्स का ग्राफ ब्रेक ही नहीं होता। हाँ जी, क्लियर है। और अगर मैं पूछूं साइन एक्स का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं तब बात कर रहा हूं अगर कोई साथ में कोई कंडीशन वगैरह ना हो, सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की बात चल रही, ठीक है, क्लियर है। और बिल्कुल ऐसे बेटा अगर आपको साइन के ग्राफ का आइडिया है, तो कॉस का ग्राफ भी इसी तरह से वेव फॉर्म में चलता है। कॉस का ग्राफ भी बेटा अगर आप ध्यान दें तो कहीं ब्रेक नहीं होता। अगर आपको एक आइडिया है तो जरा देखो बेटा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का अगर ग्राफ 0 cos 0 1 होता है, तो यहां पे 1 टॉप पर और 90 पे वो 0 हो जाता है, फिर वो पाई पर नीचे चला जाता है, फिर 3π/2 पर ऐसे आ जाता है, फिर 2π पर ऊपर जाता है, बट यहां रुकेगा नहीं। अगर मैं कंडीशन कोई ना दूं तो बस क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे जिगजैग चलता जाएगा, ऐसे जिगजैग चलता रहेगा, यानी कि कहीं ब्रेक नहीं होगा, राइट। तो यानी कि किस बाउंड्री पे कॉन्टिन्यूस है, सब पर, ऑल रियल नंबर। तो इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे आप, आर, राइट। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है, साइन एक्स अलग और कॉस एक्स अलग, बट इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया इंस्टेड ऑफ इसकी अलग अलग लिखवाऊं। तो मैंने बोल दिया भाई साइन एक्स वाला फंक्शन और कॉस एक्स वाला फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, यानी कि उसके अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मांगूंगा तो एक नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तो इंटरवल फॉर्म में देंगे। इंटरवल फॉर्म क्या होगा, ऑल रियल नंबर, राइट। तो ये तो हुई बात बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स की, ठीक है। अब बात करते हैं हम tan x
एंड sec x की। कई बार हमारे माइंड में एक आता है कि tan के साथ तो cot का कॉम्बिनेशन होता है। नहीं बेटा, वो कॉम्बिनेशन वाली बात यहां पर नहीं है। sin cos का एक दोनों सेम होते हैं इसलिए हमने r ले लिया, क्योंकि tan और sec x का भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो सेम होता है, इसलिए मैंने यहां पर इकट्ठा ले लिया। राइट, तो tan और cot मैच नहीं करते इसलिए उनको अलग रखा है। मैच ये दोनों कर रहे हैं, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैच कर रहे हैं, इसलिए इनको इकट्ठा एक टेबल में बनाया है। ठीक है, अब रही बात कि इन दोनों के लिए तो r था, इनके लिए r बिल्कुल नहीं। क्यों r क्यों नहीं, मैं आपको थोड़ा रीजन देता हूं। 0 π/2 पाई 3π/2 2π। ठीक है, tan 0 की वैल्यू 0, फिर tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। ठीक है, और tan 90 नॉट डिफाइंड। तो जो tan का ग्राफ है वो ऐसे जाता है, देखो ये ऊपर जाता है, और tan 90 इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को आप ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड को ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते। और एक सोचने वाली बात यह है, ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना। देखो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वरना रटना है। ठीक है, पर जो रट रहे हो पता तो होना जरूरी है कि रट क्या रहे हो। ठीक है, अब आप देखो tan 90 इज नॉट डिफाइंड, राइट। tan 89 डिग्री 90 से पहले डिफाइंड, tan 91 डिग्री डिफाइंड, 89 डिफाइन है, 91 डिग्री डिफाइन है, 90 इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो अब इसका ग्राफ का क्या होता क्या है, tan 90 पर मैं एक ऐसे लाइन डाल देता हूं डॉटेड। ठीक है, अभी जो tan का ग्राफ है 0 पे 0 और फिर ऊपर बढ़ना शुरू करता है, और ऊपर बढ़ते 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 बेटा ऐसे चला जाता है। ये देखो देखो इस वाली डॉटेड लाइन को अगर मैंने टच करवा दिया, टच करवाने का मतलब तो फिर मैंने उसको डिफाइन कर दिया। टच नहीं होगा मतलब ये देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन चलती जा रही है और ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, राइट। ऊपर जाएगा बट मिलेगा कभी नहीं। हम ये क्लियर है, क्योंकि tan 90 डिफाइन ही नहीं है। जो चीज डिफाइन होती है तो ग्राफ में प्लॉट हो जाती है। अगर मैं प्लॉट कर दूंगा मतलब डिफाइन कर दिया मैंने उसे। हम ये क्लियर है। अच्छा अब क्या होता है उसके बाद 91, एक बात 91 डिग्री का क्वाड्रेंट सेकंड होता है। हाँ जी बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पता है ना, 90 डिग्री तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 91 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट पर आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो होता क्या है, जाता प्लस इन्फिनिटी पर है tan, बट वापस 91 डिग्री पर वापस कहां से आता है, नीचे से वापस आता है। और नीचे से वापस आना, हाँ जी समझिए कि जा ऊपर रहा है और वापस नीचे से क्यों आ रहा है, क्योंकि 90 से पहले tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में जाता रहता है, बट 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट जब शुरू हो जाता है तो tan नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए वो नेगेटिव से आता है और नेगेटिव से आते आते 180 पर 0 हो जाता है, tan 180 0। ठीक है, अच्छा 180 के बाद 181 डिग्री आता है, 180 के बाद 181 इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, 181 इज ए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब इसका ग्राफ फिर ऊपर उठाना शुरू करता है और ऊपर उठता जाता है। और एक और बात कि जिस तरह से tan 90 पर tan 90 नॉट डिफाइन होता है, tan 270 भी बेटा नॉट डिफाइन होता है, राइट। तो नॉट डिफाइन पे फिर वही डॉटेड लाइन आ जाती है, नॉट डिफाइन पे फिर वही डॉटेड लाइन आ जाती है, राइट। और इसका ग्राफ ऐसे उठता है और टच नहीं करेगा, फिर वहीं ऊपर कहीं जाता रहता है। ठीक है, 270 पर नॉट डिफाइन है, 269 270 से पहले पे डिफाइन है और पॉजिटिव वैल्यू ऊपर जाता रहेगा। और 270 के बाद क्या आता है, 271। अच्छा 271 इज ए फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, आ रही बात समझ में। तो जाता इंफिनिटी पर है बट वापस फिर नीचे से वापस आता है, और नीचे से वापस आके tan 360 पर वो 0 हो जाता है, 360 पर वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक, आ रही बात समझ में। तो अब अभी तो मैंने इतना ग्राफ बनाया, अभी ये ग्राफ किसका बना रहा हूं इस वक्त,
एफ एक्स इक्वल्स टू tan x का, ठीक है। और अभी तो बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूं तो बहुत बनेगा, बैक साइड में बहुत बनेगा, ठीक है। बैक साइड में भी मैं आपको बता दूं -π/2, ये π/2 ये -π/2, राइट। जिस तरह से 90 पर नॉट डिफाइन होता है, -90 पर भी नॉट डिफाइन होता है, सॉरी -90 पे भी नॉट डिफाइन होता है। ये ग्राफ ऐसे जाता है, नीचे चला जाता है, बट मिलता नहीं, नीचे जाता है। सारी बातों की बॉटम लाइन कि 90 पर tan का ग्राफ 90 पर टूट रहा है, यानी कि 90 पर डिसकंटीन्यूअस है। हाँ जी, π/2 मतलब 90 पर डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद 90 के बाद सीधा कौन आया, 270, उस पर डिसकंटीन्यूअस है। पहले 90 पर डिसकंटीन्यूअस, फिर उसके बाद तो कॉन्टिन्यूअस है, चलता जा रहा है। देखो बेटा 90 पर सबसे पहले वो डिसकंटीन्यूअस हुआ, उसके बाद 91, 92, 93 चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस चलता जा रहा है, फिर जाके वो 270 पर डिसकंटीन्यूअस हुआ। तो इसका एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया, 90। अगला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया 270। और अगर मैं इसका अगला भी पता करने की कोशिश करूंगा, राइट, वो इस ग्राफ पे तो नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को और बनाएंगे, ये बेटा 360 है, 360 के बाद 360 पर अगर मैं 90 ऐड करूं, 360 पे 90 ऐड करें तो ये आता है 450, 450। हाँ जी, क्लियर है। अब क्या होता है कि 450 पर भी वो नॉट डिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि ग्राफ ऐसे उठता है और जाता है और ऐसे चला जाता है, राइट। तो अब जरा समझिए, इसके पैटर्न को समझिए। 90 पर डिसकंटीन्यूअस, 270 पर डिसकंटीन्यूअस, 450 पर डिसकंटीन्यूअस, और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो इस पैटर्न को अगर आप पहचानें तो 90 का मतलब 90 इंटू 1, यह होता है 90 इंटू 3, यह होता है 90 इंटू 5। और अगर बैक साइड वाले को देखेंगे तो -90, ये क्या होता है 90 इंटू में -1। हाँ जी बेटा, -90 पे भी तो नॉट डिफाइन है, उस पर भी डिसकंटीन्यूअस होगा। तो इस पैटर्न को समझा, ये पैटर्न है 90 के ऑड मल्टीपल्स, 1, 3, 5, ये 90 के कैसे मल्टीपल हैं, ऑड मल्टीपल्स। 1, 3, 5 आर द ऑड मल्टीपल्स। और ये सब पर साइन, इन सब पर tan क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, इन सब पर डिसकंटीन्यूअस है। बट मैं टेबल किसकी बना रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस होने की। टेबल में डिसकंटीन्यूअस होने की नहीं बना रहा, टेबल किसकी बना रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस होने की, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि tan 90 के ऑड मल्टीपल्स पर डिसकंटीन्यूअस है, ऑड मल्टीपल्स पे डिसकंटीन्यूअस है, यानी कि बाकी सब पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि बाकी सब पर कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो कॉन्टिन्यूटी होगी वो क्या होगी, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 इंटू π/2। हाँ जी, माइनस का मतलब एक्सेप्ट, इसे छोड़कर। क्यों, इन सब पर tan डिसकंटीन्यूअस है, इन सब पर tan डिसकंटीन्यूअस है। आ रही बात समझ में, क्योंकि इन सब पर tan डिसकंटीन्यूअस है तो मैंने क्या बोला, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स tan इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि टेबल हम कॉन्टिन्यूअस होने की बना रहे हैं, राइट। अब रही बात एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, अगर वो आपसे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मांगे, tan का अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी मांगे तो आप ये बताएंगे। बट अगर tan का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मांगे तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आप इसे छिपा ले रहा हूं, ये बताएंगे। दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं यहां लिख देता हूं 2n + 1 इंटू π/2। तो tan का पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट दिस, और tan का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये है, राइट। तो टेबल में बार बार बोलूं, टेबल कॉन्टिन्यूटी के लिए बन रही है कि किस पर कॉन्टिन्यूअस है, राइट, ना कि जिस पर डिसकंटिन्यूअस, उसकी टेबल नहीं बना रहे हैं। बट उसी से अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इस पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो किस पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, उससे एक अंदाजा लग जाता है, राइट।
बट इस सिचुएशन में ये 2n+1, आई होप समझ आ गया, 2n+1 किसके लिए होता है? ऑड मल्टीपल्स के लिए। ठीक है, अब यहां पे ये भी थोड़ा बताना जरूरी है कि n क्या है। क्या n कुछ भी ले लूं? नहीं। कुछ बच्चे सोचेंगे n नेचुरल नंबर है। नहीं बेटा, क्योंकि देखो 90 × -1 भी तो है, तो नेचुरल नंबर बोलना गलत है। फिर n क्या है? रियल नंबर। नहीं, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, जबकि ऑड मल्टीपल्स में 1, 3, 5 ऐसे चल रहा है, -1, -1, -3, -5। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि वेयर, इसके नीचे लिख लेंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू z। इस वक्त n क्या है? कोई इंटीजर है। जी क्लियर है? n इस वक्त क्या है? इंटीजर, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ उस साइड नहीं, 90 के ऑड मल्टीपल में -1, -3 ये भी है। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, n जो है वो कोई नेचुरल नंबर बोलना गलत हो जाएगा। n इज व्हाट? इंटीजर, राइट। और जो tan का पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, राइट, वही बेटा सेक का भी है। अब मैं सेक का भी ग्राफ बनाऊंगा बेटा, अब इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, बट एक आइडिया देना था तो एक ग्राफ के थ्रू मैंने आपको आइडिया दे दिया। ऐसे ही अगर आप सेकेक्स का भी ग्राफ देखेंगे तो उससे भी पता लग जाएगा, राइट। बट ग्राफ को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया लेना था। आई होप आपको आइडिया लग गया है, राइट। तो ये tan और सेकेक्स का ये इंटरवल है जिस पर वो कॉन्टिन्यूस होता है, और जिस पर वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा किसके लिए है? tan और sec के लिए। ठीक है, आई थिंक 6 हो गए, 6 पॉइंट्स। ठीक है, कितने पॉइंट्स हुए बेटा अभी तक? नहीं, 5 हुए हैं बेटा, 5 पॉइंट्स अब आपने लिखे हैं। ठीक है, नंबर 6 पे लिखिए कॉटेक्स एंड कॉसेकेक्स। हाँ जी बेटा, कॉटेक्स एंड कॉसेकेक्स। ठीक है, अब वही बात है बेटा, ये सारी चीजें ग्राफ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, राइट। अब ग्राफ वगैरह में थोड़ा सा चीजें टाइम ले लेंगी, तो अब कुछ चीजें थोड़ा सा डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया। 2-3 जो मैंने ग्राफ बनाए उस ग्राफ के थ्रू आपको एक आइडिया लग गया। तो अब इसका सीधा सीधा याद कर लीजिए, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। सारे रियल नंबर, जैसे वहां पे एक्सेप्ट क्या था? 2n+1 इंटू π/2। यहां पे है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या? n पाई। ठीक है, क्लियर है, राइट। तो ये अगर आप कॉट का ग्राफ देखेंगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा, बट अभी आप फिलहाल इसको सीधा थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, वेयर, बात वही है कि n बिलोंग्स टू व्हाट? z। n इस वक्त बेटा किसको बिलोंग करता है? z। z क्या है? इंटीजर। ठीक है, कॉट का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसे कॉट tan 0 तो 0 होता है, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जबकि कॉट जो है वो 90 पर डिफाइन होता है, 90 पर डिफाइन होता है, कॉट 90 0। ठीक है, बट जो अगला आता है 180, उस पर फिर वो नॉट डिफाइन हो जाता है। ये क्लियर है? 180 पर फिर नॉट डिफाइन हो जाता है। इसके बाद 360 पर, और 360 कह रहा हूं, 270 पर, हाँ जी बेटा, कॉट जो है वो 270 पर उसका डिफाइन होता है, 0 होता है। बट जो 360 आता है कॉट का 360, वो फिर वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से पैटर्न को समझें तो एक तो 180 पर नॉट डिफाइन है, एक 360 पर नॉट डिफाइन है, और अगर मैं आगे चलूंगा तो इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है? 180 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। हाँ जी, 180, 360, 180 के मल्टीपल्स। तो बेटा n पाई क्या है? 180 के मल्टीपल्स। इस बार ऑड मल्टीपल नहीं, 180 के सीधा सीधा मल्टीपल्स है। 180 1 जा, 180 2 जा, 180 3 जा, 180 4 जा, इन सब पर कॉट नॉट डिफाइन होता है, राइट। नॉट डिफाइन होता है मतलब डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, ग्राफ टूट जाता है उसका। ठीक है, राइट। तो अगर ये सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो r में से माइनस कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ जाएगा। ठीक है,
तो ये 6 नंबर वाले को आपको डायरेक्टली याद रखना है, राइट। अगला बेटा 7th e टू द पावर x, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? ऑल रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर डाल दो, कुछ भी रियल नंबर डाल दो, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। fx इक्वल टू, अगर मैं e टू द पावर x बोलता हूं, आप x की जगह कुछ भी डाल दो, कुछ भी, पूरे रियल नंबर की बात कर रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कभी ऐसा नहीं होगा कि fx एग्जिस्ट ना करे, हर बार fx एग्जिस्ट करेगा, और अगर fx एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब उसका ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं, यानी कि हमेशा जो है क्या है? कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, क्लियर है बेटा? राइट, कितने हो गए बेटा? 8 पॉइंट हो गए। नाउ 9th इज log x, fx इक्वल्स टू log x। देखो बेटा, जो आप में से साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्हें लॉग के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पता होता है। उन स्टूडेंट्स को पता होता है कि लॉग किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, इनफैक्ट जीरो के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। कभी आपसे पूछे ना कि लॉग ऑफ -1 की क्या वैल्यू है, ये मीनिंगलेस है बेटा। लॉग किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है? इनफैक्ट जीरो के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता। लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। log 1, log 2, log 3, log 1.1, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेचुरल नंबर। log 1 के लिए एग्जिस्ट करता है, log 1.1, 1.2, 1.3 सबके लिए एग्जिस्ट करता है, राइट? बस log किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? और जीरो के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? उसके अलावा सब पर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब कि log का जो ग्राफ है, लॉग का जो ग्राफ है वो जीरो के बाद बनना शुरू होगा। जीरो से पहले अगर, इनफैक्ट जीरो भी, जीरो या जीरो से पहले अगर कोई वैल्यू डालूंगा, ठीक है बेटा, जीरो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो मैंने बोला इतनी बाउंड्री के लिए लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता, लॉग डिफाइन ही नहीं है, यानी कि इतनी बाउंड्री में लॉग का ग्राफ बन ही नहीं सकता। तो लॉग का ग्राफ जीरो के बाद बनना शुरू होता है और जीरो से इन्फिनिटी तक सब पर बनता है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर लॉग डिफाइन ना हो, राइट? तो लॉग जो कॉन्टिन्यूअस होता है और सब पर डिफाइन होना मतलब उसका ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं। तो लॉग जो कॉन्टिन्यूअस होगा वो होगा जीरो से इन्फिनिटी। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि लॉग जीरो भी कुछ नहीं होता, राइट? लॉग जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका ग्राफ प्लॉट नहीं किया जा सकता, राइट? और इन्फिनिटी तो आपको पता है वैसे इंक्लूड नहीं होता। हाँ, बीच में कुछ भी आ जाए उसकी लॉग एग्जिस्ट करता है। बीच की किसी, हाँ ये बाउंड्री देख रहे हैं, इस बीच की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं लॉग इज नॉट डिफाइंड। ठीक है ये बेटा, क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो लॉग कॉन्टिन्यूअस होता है जीरो से इंफिनिटी पर, ठीक है, राइट? टेंथ, inverse functions, that is sin inverse, cos inverse, etc. ठीक है? ये जितने भी इनवर्स फंक्शंस होते हैं ये इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, हर इनवर्स फंक्शन की अपनी एक डोमेन होती है और ये डोमेन आपको कहां बताई गई थी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त आपको डोमेन बताई गई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कहने का मतलब यह है साइन इनवर्स की अलग डोमेन होती है, कॉस इनवर्स की अलग डोमेन होती है, tan इनवर्स की अलग डोमेन होती है। तो मैं 6 को अलग अलग लिखूं, मैंने इन शॉर्ट लिख दिया इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, मतलब साइन इनवर्स का साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स की कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स का tan इनवर्स में, रिस्पेक्टिव वर्ड आ गया, ठीक है? अब रही बात कि इनकी डोमेन क्या है, वो आपको इनवर्स ट्रिगो के चैप्टर में बताई गई थी, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है? बट फिलहाल के लिए ध्यान रखिए कि जो कोई भी इनवर्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा
भाई टेबल तो कॉन्टिन्यूस की है, तो कोई भी इनवर्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? ऑन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, ऑन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, और हर इनवर्स की अलग अलग डोमेन होगी, ठीक है, राइट। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट है बेटा, लास्ट टेबल का लास्ट पार्ट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। 11th क्लास की नॉलेज है, ठीक है। मैंने एक फंक्शन दिया f(x) इक्वल्स टू दिस इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब मैं आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ाया था तब भी इसके बारे में बताया था, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, दोबारा से फिर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इसकी क्या क्वालिटी होती है आपको पता है? x की जगह, हाँ जी बेटा, x की जगह आप कोई भी डेसिमल वाला नंबर डालेंगे वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर मैंने x को मान लीजिए बेटा 2.7 डाला तो f(x) 2.72 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह 2.9 भी डालता हूं तो 2.9 ये बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा ये राउंड ऑफ नहीं कि 2.93 हो जाता है, ये हमेशा इंटीजर में कन्वर्ट करता है, बट किसमें कन्वर्ट करता है? लेसर वाले में, जो उससे छोटा वाला इंटीजर होता है। मींस अगर मैं x की जगह 3.7 लिखूंगा तो f(x) 3.73 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x की जगह माइनस का 3.7 डालता हूं तो f(x) माइनस का 3.7 का मतलब -4। आप कहें सर यहां आप 3 लिख रहे हैं, यहां पे -4 क्यों लिख रहे हैं? बेटा ये पॉजिटिव है तो 3.7 से छोटा इंटीजर 3 है, और अगर -3.7 बोलता हूं तो इससे छोटा इंटीजर -3 नहीं, इससे छोटा इंटीजर -4 होता है, राइट। तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी उम्मीद है याद होगी, पहले ही बताई थी। अब आपको समझ आ गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की जगह आप कोई भी वैल्यू डालेंगे, राइट, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, बट किस में करता है? उस डेसिमल वाले नंबर से लेसर इंटीजर, छोटे में करता है, बड़े में नहीं, छोटे में कन्वर्ट करता है। और कई बार माइंड में आता है कि अगर हम इसके अंदर कोई इंटीजर ही डालें उसका क्या होगा? तो इंटीजर बेटा इंटीजर ही रहता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर इंटीजर डाल देंगे तो वो इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा, ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब रही बात, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने आइडिया दे दिया। अब मैं आपको ग्राफ पर एक चीज दिखाता हूं जरा, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं बेटा? f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। चलिए अब मैं देखो बेटा एक एक वैल्यू डालूंगा, बहुत टाइम लगेगा, बट मैं कहता हूं आप इसमें x को 1 डालो। हाँ जी बेटा, x को 1 डालेंगे, x को 1 डालेंगे तो मुझे बताओ f(x) क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हाँ जी, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं x को 1 डालूंगा तो f(x) 1 मिलेगा। f(x) का मतलब y, हाँ जी, f(x) का मतलब y। तो जब आपने बेटा x को 1 डाला तो मुझे बताइए f(x) क्या मिला? 1, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, हाँ जी, 1 पर 1 मैंने प्लॉट कर दिया। अब आप x को बेटा 1.1 डालो, x को 1.1 डालो तो बताइए y क्या मिलेगा? 1। x को मैं 1.1 डालूंगा तो मुझे f(x) 1 मिलेगा क्योंकि वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा।
अब मैं कहता हूं इस वाले पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करो, x का 1.1 बट y का 1, x का ये रहा 1.1 मतलब थोड़ा सा आगे। हाँ जी बेटा देख रहे हैं, मार्कर की टिप पे ध्यान देना, ये 1 है, 1.1 का मतलब थोड़ा सा आगे, तो x का 1.1 बट y का 1, तो y का 1 मतलब इसके साथ में थोड़ा सा क्यों खिसक गया, x का 1.1 है बट y का स्टिल 1 है। अच्छा अब आप 1.2 डालें तो बेटा अभी भी 1 आएगा, x को 1.2 डालो, y क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको प्लॉट करना है, 1.2 थोड़ा सा आगे आ गया फिर y 1 आ गया, 1.3 डालेंगे तो भी 1 आएगा, 1.3 थोड़ा सा और आगे y 1, और ऐसा चलता जा रहा है। 1.9 डालेंगे तो भी 1 आएगा, 1.9 डालेंगे तो भी 1 आ रहा है, राइट। ये सारे पॉइंट आते गए, और जब बेटा 2 डालेंगे, हाँ जी ध्यान देना, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, x को 2 डालूंगा तो fx 2 आएगा, राइट। तो इसका मतलब अब ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ बेटा ऐसे चलता गया, मैं यहां पर ऐसे डार्क सर्कल बना देता हूं और यहां पर हॉलो सर्कल बना देता हूं। इसका मतलब जानते हो मैं क्या बताना चाहता हूं, डार्क सर्कल हॉलो सर्कल का मतलब 1 पर 1 इंक्लूडेड है बट 2 पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 2 डालकर 2 आ गया। हाँ जी 1.9 पर 1 है बट 2 पर 2 हो गया, तो डार्क सर्कल बोलता है 1 पर 1 इंक्लूडेड है बट हॉलो सर्कल बोलता है 2 पर 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अच्छा अब आप 2.1 डालिए, हाँ जी बेटा 2.1 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये 2 और 2 को भी प्लॉट कर देता हूं, x को 2 डाला तो y का बेटा 2 आया, x को 2 डाला तो y का 2 आया, 2.1 पर भी 2 आ गया, हाँ जी 2.1 थोड़ा सा आगे पर 2 आ गया, 2.2 पर भी 2 आ गया, एक और पॉइंट आ गया, और बिल्कुल ऐसे ही चलता जा रहा है। और जब 3 डालेंगे तो जरा देखना, यहां डार्क सर्कल और 3 पर हॉलो सर्कल, क्योंकि अगर मैं x को 3 डालूंगा तो fx 3 आ जाएगा, तो 3 पर 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, हाँ जी 3 पर 3 ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। 2 पर 2 है, 2.1 पर 2 है, 2.2 पर 2 है, 2.9 पर भी 2 है, बट 3 पर 3 आ गया। तो यहां पे डार्क सर्कल क्या बोलता है कि 2 पर 2 इंक्लूडेड है बट 3 पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए एनीवे कंक्लूजन क्या निकला, कुछ नोटिस किया इस ग्राफ में। मैं अगर अगली एक लाइन बना दूं तो भी ऐसी लाइन बनेगी, यहां डार्क, यहां हॉलो और यहां पर 4 है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ देखो बेटा, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जैसे ही इंटीजर आया उसका ग्राफ टूट गया। हाँ जी ये ग्राफ चलता जा रहा था, जैसे 2 आया टूट गया। अच्छा 2 पर 2 ये चलता जा रहा था, जैसे 3 आया टूट गया, ये चलता जा रहा था, जैसे 4 आया टूट गया। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पर जाके टूट जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, सुनना बेटा ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हर इंटीजर पर जाके टूट जाता है। इसका मतलब हर इंटीजर पे वो डिसकंटीन्यूअस है, हर इंटीजर पे वो डिसकंटीन्यूअस है। बट मैं टेबल किसकी बना रहा हूं कि किस पर वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पर वो कॉन्टिन्यूअस है। तो इस टेबल पर मैं क्या लिखूंगा, r माइनस जेड, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट z, क्योंकि z कौन है, इंटीजर, और हर इंटीजर पे वो टूट जाता है, यानी कि इंटीजर उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। हाँ जी ग्रेटेस्ट इंटीजर का पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी r माइनस जेड। बहुत सारे पॉइंट हैं इसलिए इंटरवल फॉर्म में r माइनस जेड पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। बेटा जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मांगू तो बेटा क्या बताएंगे आप, ओनली z, यानी कि हर z मतलब इंटीजर, हर इंटीजर पे उसका ग्राफ जैसे इंटीजर पे पहुंचता है टूट जाता है, राइट। तो आप बेसिक इसके साथ एक नोट में लिख लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, तो इसका इंटरवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, लिख लेना बेटा, बड़ा काम का
ये 1 मार्कर आ सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? z, ओनली z। ओनली z इज, ये लिख लेना नोट, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटरवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज z एंड इंटरवल ऑफ क्वांटिटी इज r माइनस z। ठीक है, तो ये बेटा कॉमन कुछ फंक्शंस हैं जिन पर आपको याद रखना है कि किस बाउंड्री पे वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, एक नोट लिखवा रहा हूं, बड़ा काम आएगा, जरा लिखिएगा। लेट, हाँ बेटा, लेट fx and gx are two real functions. Let fx and gx are two real functions continuous at x इक्वल टू a। मान लो बेटा दो फंक्शन है, एक fx है, एक gx। पहली बात तो g से कंफ्यूज मत होना बेटा। fx का मतलब क्या है? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। अब एक और भी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, तो बेटा दोनों का सेम नाम तो नहीं हो सकता, तो एक को नाम मैंने f दे दिया, दूसरे को g दे दिया। तो इसलिए gx से घबराना वाली, g क्या चीज है? कई बच्चे पूछते हैं सर ये g क्या है? अरे जैसे f है वैसे g है, एक नया नाम है, एक फंक्शन डिफरेंट है। तो जैसे एक फंक्शन को नाम मैंने f दे दिया, दूसरे फंक्शन को नाम मैंने g दे दिया, h दे दो, r दे दो। तो मान लीजिए दो फंक्शन है, एक को मैंने बोला fx है, एक gx है, और ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, आर कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। a मतलब एक इंडिकेट पॉइंट। अब इस वक्त मैं इंटरवल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, वो खत्म हो गया, जो टेबल बनाई थी ओवर, वो अलग चीज है। अब एक मैं नई चीज बता रहा हूं, ठीक है? तो इस कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे देयरफॉर नंबर 1 fx प्लस gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। लिखो बेटा इसके आगे, fx प्लस gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। अगर ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a, राइट? नंबर सेकेंड, fx माइनस gx, सेम लाइन बेटा इसके आगे लिखो, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। नंबर थर्ड, fx इंटू gx के आगे लिखो, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। नंबर फोर, fx बाय gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है, वेयर, बस इस चौथे वाले के लिए वेयर एक कंडीशन भी मैटर करती है। मैं अभी बताता हूं कंडीशन क्या है, बट इन चार में समझने वाली बात क्या है कि अगर दो फंक्शन अलग अलग किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हैं तो उन फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगी उसी सेम पॉइंट पर x इक्वल टू a इज व्हाट इंडिकेटेड पॉइंट, राइट? बस ये जो चौथा वाला है उसके लिए एक कंडीशन जरूरी है, और वो कंडीशन क्या है कि ga नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, क्योंकि 0 होने से नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में तो gx है, आप यहां पे ga क्यों लिख रहे हो? अरे बेटा gx 0 थोड़ी होगा, gx तो कोई फंक्शन है, वो तो कुछ दिया हुआ है, तो gx 0 नहीं होगा। बात है कि उस gx में अगर मैं x की जगह a डालूं, gx में अगर x की जगह a डाले तो वो 0 नहीं आना चाहिए। gx तो वैसे ही 0 नहीं होगा, gx 0 नहीं होगा, पर मेन बात है कि gx में x की जगह a डाले तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, z नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 हो गया तो नॉट डिफाइन वाली बात आ जाएगी। ठीक है, राइट? चलिए बेटा और फटाफट से
चलिए एक फटाफट से क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अगर वो आपसे पूछ लेगा, एक फंक्शन दे देगा, मैं बेटा ओरल डिस्कस कर लेता हूं कि मान लो एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और आपसे पूछेगा कि बताइए ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूस है या मैं कहता हूं कुछ भी ना दे, ठीक है, कोई पॉइंट ही ना दे, बस पूछेगा कि डिस्कस करो कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। इसको डिस्कस करने को आ गया, राइट, एक नंबर का है, डिस्कस करना है, कोई कमेंट करना है। तो बेटा मेरा बस आपसे ये कहना है कि अकेला साइन एक्स, अभी मैंने साइन एक्स का वो बताया था कि किस पर कॉन्टिन्यूस होता है, अकेला साइन एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस ऑन आर। अगर ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं, अगर ये दोनों फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस ही होगी। अभी मैंने बताया आपको, हाँ जी क्लियर है, तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। तो वहां पर कितना एक्सप्लेनेशन देना है वो मार्किंग के हिसाब से देखना है या उसके क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कंफ्यूज मत हो जाना कि सबने साइन एक्स का अकेला बताया है, कॉस एक्स का अकेला बताया है, सबने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का तो बताया ही नहीं, राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये अलग से कॉन्टिन्यूस है किस पर, आर पर, इसका सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, ये भी सारे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी जो प्रोडक्ट भी होगी वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस, राइट। इस तरह से इनका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता वो भी कॉन्टिन्यूस होता। तो इस तरह